हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और ये हम डेली करते हैं। और 12 फरवरी इनफैक्ट मैंने बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद ये मेरा पहला दिन है और इतने दिन तक मैं हॉलीडे वैकेशन पे था, होम टाउन में था, जहाँ पे इंटरनेट का इशू होता है जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। उसके बाद हेल्थ की इशू थी। खैर, अब हम डेली कोशिश करेंगे और इनफैक्ट डेली प्रैक्टिस करेंगे और डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर अगर किसी की एसएसबी भी आई है तो वो यहाँ से अपने पॉइंट्स निकाल सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे से बताता हूँ, तो वो यहाँ पे अपने लेक्चरेट के पॉइंट्स, कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स यहाँ से अपने निकाल सकता है। खास ही खास एसएससी के भी एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और वन वर्ड के करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। खैर, बिना किसी देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 5 मार्च, तो आज की हम खबरों को देखते हैं कि क्या है न्यूज़ पे। तो पहली खबर, चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग द डीप। एक फ्रंट पेज पे था, द हिंदू के फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आई है और इनफैक्ट काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल लिखा गया है और इसमें ये बताया गया है कि चाइना की नज़र अब कहाँ पे चली गई है, डीप सी में चली गई है। यानी कि समुंदर में वो अब खोजबीन कर रहा है कि एक्चुअली में वो समुंदर में क्या क्या है, और जितने भी हम खोज सकते हैं उतने भी उसने खोजने की कोशिश करी है। जिसमें उसमें एक उसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डीप सी साइंस एंड इंजीनियरिंग, IDSSE। ये डीप सी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ये चाइना का, जिसने एक रिसर्च की है और अपने जो समर्सिबल हैं, यानी कि कुछ शिप्स वगैरह हैं और जो भी रिसर्च के लिए जो मैन को भेजा है समुंदर के अंदर, जिसमें 10,000 मीटर तक 2020 में ये गया है। जिसमें मरियाना ट्रेंच में इसने डीप सी की रिसर्च की है। उसके बाद कर्माटिक में किया है, जो कि पैसिफिक ओशन की ये ट्रेंचेज हैं। और इनफैक्ट ये तो मरियाना का आपने जानते ही हैं कि ये डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड है। तो चाइना की नज़र अब इस समुंदर पे पड़ी है और वो ये चाहता है कि समुंदर में जितने सारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बिना किसी इन्वायरमेंट को ख़राब किए, यानी कि जो हैबिटेट है इन सी का, उसको बिना ख़राब किए हम उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। इस बात को लेके चाइनीज़ साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं और रिसर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट ये 2017 से ही ये रिसर्च कर रहे हैं, पर इनको कामयाबी मिली थी 2020 में, जहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड किया था, एक डेप्थ में गए थे 10,000 मीटर। और जिस मैंड सबमर्सिबल का नाम है उसका नाम है स्ट्राइवर, राइट। फेंडुच इसका नाम है, स्ट्राइवर इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने डीप सी मैपिंग में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है या फिर इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो है यूएस, फ्रांस और रसिया, राइट। इन तीनों देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, पर इनका कंपटीशन चाइना से है, क्योंकि चाइना पैसिफिक ओशन में अपना रिसर्च कर रहा है और उसको ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेस मिले, जिसकी वजह से वो रिसर्च कर रहा है। इनफैक्ट उसने 43 बिलियन युवान उसने इन्वेस्ट किया है किसमें, डीप सी मैपिंग में, जिसके तहत वो जानना चाहता है कि एक्चुअली में वहाँ के हैबिटेट कैसे होते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, जिससे हम रिसोर्सेज निकाल पाएँ, राइट। तो अब आगे हम देखते हैं कि 2021 में क्या हुआ। 2020 में तो वो गए थे, पर 2021 के दिसंबर में मरियाना ट्रेंच में ये गए थे, जैसा कि मैंने बताया, कर्माटिक ट्रेंच में गए थे पैसिफिक ओशन में, और रिकॉर्ड डेप्थ में गए थे। और फर्स्ट टाइम एनोमीज को देखा गया था 8800 मीटर पे, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो 200 मीटर के बाद ये फोटिक जोन होता है। अगर समुंदर की बात करें, अगर ये समुंदर है तो इसमें 200 मीटर तक सिर्फ फोटिक जोन होता है, राइट। फोटिक जोन होता है जिसमें कि सनलाइट पहुंच पाती है और इनफैक्ट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं
फोटोसिंथेसिस के कारण। उसके बाद नॉन फोटिक जोन्स हो जाते हैं। उसके बाद डार्क जोन हो जाता है, डार्क जोन, जहाँ पे कोई कुछ पाया नहीं जाता है, लिविंग थिंग्स तो पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कम हो जाता है, फोटिक जोन होता नहीं है, सनलाइट पहुँचती नहीं है यहाँ पे। तो ये एक तरह से रेजिड्यू हो जाता है, ये एक तरह से ऐसे ट्रीट होता है कि ये एक रेजिड्यू है, मीन्स कि जो भी प्लांट्स मर जाते हैं या फिर कोई एनिमल मर जाता है तो उसके जो भी बचते हैं, जो भी डिकम्पोज्ड बचते हैं वो बैठ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अमीबा वगैरह पाए जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट, माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं। तो वही उसने देखा, चाइना के जो गए थे वो उसने देखा कि शार्क के रिमेन्स, यानी कि शार्क के मरने के बाद उसके जो रिमेन्स है वो 9900 पे मिले थे, राइट। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमारा ये समुद्र है, राइट, अगर हम ये इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास 12 नॉटिकल माइल्स का एक्सेस होता है, राइट। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल का एक्सेस होता है, यानी कि ये एक लेंथ का मापने का एक तरीका है जो नेवी यूज़ करती है, समुद्र में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर्स तक का, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एक्सेस ये इसके कंट्रोल में होगा, राइट। यानी कि इंडिया का ये टेरिटरी मानी जाएगी, वाटर टेरिटरी। बट इसके बाद जो टेरिटरी है वो उसको कौन देखता है, ये देखता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, राइट। ये इसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो इसके ज्यूरिसडिक्शन में आने के कारण ये जो भी चाइना है ये आईएसएस से कांटेक्ट कर रहा है, और ये कांटेक्ट करके ये चाहता है कि जो भी बेड पे, सी बेड पे, यानी कि जो सी बेड है, यानी कि जो समुद्र का तल है, उस पर क्या क्या पाया जाता है और वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होने वाला है, इसकी वो रिसर्च कर रहा है, राइट। तो ये बातें हैं चाइना की तरफ से, जो चाइना अभी फ़िलहाल में रिसर्च कर रहा है। और चाइना के साथ साथ मैंने अभी बताया यूएस, रसिया और फ्रांस है, और जर्मनी भी है, पर कुछ हद तक इंडिया भी इसमें एक्सप्लोरेशन कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन की बात कर ही रहे हैं तो अबाउट 5374 किलोमीटर की शायद कोस्ट लाइन मेनलैंड की है, और 7314 कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के इंक्लूड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ये याद रखने वाली बात है, ये जनरल नॉलेज है। एनीवेज, तो चाइना का जो एक्सप्लोरेशन है वो पैसिफिक ओशन में है, ज़्यादातर पैसिफिक ओशन में वो अपना देख रहा है, क्योंकि पैसिफिक ओशन बहुत ही ज़्यादा डीप है और मरियाना ट्रेंच तो वहीं पाया जाता है। खैर, तो अभी हम देख सकते हैं मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये टोंगा ट्रेंच, यहाँ पे टोंगा आइलैंड है, टोंगा आइलैंड में ही क्या आई थी, सुनामी आई थी लास्ट ईयर, राइट। इसके दो आइलैंड, दोनों, एक आइलैंड था वो जब सुनामी आई तो कट के दो अलग अलग आइलैंड बन गए, राइट। ये रहा मरियाना ट्रेंच, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ये क्यूराइल, राइट, ये क्यूराइल जापान का है, और ये क्यूराइल आइलैंड जापान के जो ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है। उसके बाद कर्माडेक ट्रेंच, राइट, ये एक रहा कर्माडेक ट्रेंच। उसके बाद ये अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये है पेरू चिली ट्रेंच, जैसे कि नाम से जानते हैं, और ये है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये याद रखने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यूर्टो रिको। उसके बाद टोंगा, उसके बाद ये कर्माडेक, राइट, मरियाना, और ये फिलीपींस का, ये देश का है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि ऑस्ट्रेलिया जापान पीएम टू विजिट इंडिया अहेड ऑफ क्वाड मीट समिट। जैसा कि क्वाड के बारे में हम जानते हैं, क्वाड के बारे में, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर क्वाड के मीटिंग होने से पहले ही इंडिया में आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, मोदी जी से मिलने के लिए, राइट। तो जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है, जो ऑस्ट्रेलिया का पीएम है एंथोनी अल्बानीज, ये आ रहे हैं 8 मार्च को। 8 मार्च से 11 मार्च के बीच जो टेस्ट मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अहमदाबाद स्टेडियम में, तो वो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और ये चौथा टेस्ट मैच है किसका, गावस्कर ट्रॉफी का, राइट। और ये होली के कोइंसिडेंटली मिल रहा है, तो इनफैक्ट जो होली पे हमारे जो गेस्ट होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम होंगे एंथोनी अल्बानीज।
ठीक है। साथ ही साथ अगर हम जापानीज़ मीडिया की बात करें, ये तो पीएमओ, ऑस्ट्रेलिया पीएमओ के द्वारा खबर दी गई है, राइट। पर अगर हम जापानीज़ की बात करें तो फुमियो किशिदा 19 मार्च को दिल्ली में आएंगे। इनका जो मेन पर्पज़ है मीटिंग का, वो है पीएम के साथ हमारी मुलाकात करना और आने वाले दिनों में जो ट्रेड वगैरह है उन पर बातचीत करना, राइट। तो जो जापानीज़ मीडिया है वो बताई है कि 2 दिन की यात्रा पे मार्च में आएंगे 19 तारीख को, राइट। उसके बाद अगर हम G7 की G20 की बात करें तो हमारे पास चेयरमैनशिप किसकी है? G20 की है, और हम लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग किए जा रहे हैं। तो उसमें और G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? इस बार जापान के पास है, राइट। G7 के बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो हमारे यहाँ जो मीटिंग हो रही है उसमें मिनिस्टर साहब आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे फुमियो किशिदा। उसके बाद हमारे मोदी जी भी जाएंगे जापान में G7 की मीटिंग में। कब? 19 मई को ये जाएंगे, राइट, जो कि सिडनी में होने वाला है। एनीवेज, जो सिडनी में होगा, ये सिडनी में क्वाड मीटिंग होगी सिडनी में मीटिंग होगी क्वाड की, और जो टोक्यो में मीटिंग होगी वो होगी G7 की। तो पहले तो मोदी जी जाएंगे टोक्यो, उसके बाद वहीं से आ जाएंगे सिडनी, राइट। टोक्यो में मीटिंग अटेंड करेंगे G7 की और सिडनी में अटेंड करेंगे क्वाड की। पर अगर हम G7 की बात करें तो G7 मेंबर हम कंट्री नहीं है। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबरशिप कंट्री ऑफ G7। बस हम एक गेस्ट मेंबर की तरफ जाएंगे और उनके मीटिंग्स में हम हिस्सा लेंगे, ठीक है। एनीवेज, अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड है क्या, राइट। क्वाड है क्या? ये एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का एक ग्रुप है जो कि कॉमन इंटरेस्ट फॉलो करता है और ट्रेड को लेके फ्री एंड प्रॉस्पेरस इसका जो मेन उद्देश्य है वो फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन में बनाना है। और ये आया कब था? 2017 में, राइट। जब शिंजो आबे थे तो इन्होंने 2007 में इन्होंने प्रपोज़ल दिया था कि एक हम ऐसी ग्रुप बनाएं जो कि हम चारों के लिए फ़ायदेमंद हो। पर ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया, किसकी वजह से? चाइना की वजह से, राइट, प्रेशर की वजह से। बट एट द एंड 2017 में ये चारों देश मिलके सामने आए और अपना इन्होंने कोलिशन बनाया। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिया के अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया क्या क्या कर सकता है क्वाड के अंदर रह के, क्योंकि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट। यूएस एक सुपर पावर है, जापान एक एशिया में बहुत बड़ा इकोनॉमी है इनफैक्ट। तो हम इन दोनों की मदद से इंडिया क्या कर सकता है? अपने बहुत सारे काम निकलवा सकता है क्वाड के नाम पे। तो इसमें पहला है काउंटरिंग चाइना, यानी कि जो चाइना है उसको काउंटर करने के लिए हम जितने स्टेप्स उठा सकते हैं इनकी मदद के हिसाब से वो हम इसमें उठा सकते हैं, राइट। उसके बाद और क्वाड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी उभर के आया है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इस वजह से ये जो क्वाड ग्रुप है वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में हमारा वर्चस्व बना रहे, और जो भी चाइना की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है उससे और देश न फंसे और हम उनकी हेल्प करके और चाइना को दबा सके। ये इनका एक तरह से विज़न है। खैर, अब हम G7 कंट्रीज़ पे आते हैं। ये G7 की कंट्रीज़ हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 नेशन, राइट। ग्रुप ऑफ 7 नेशन जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और ये है जापान। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल की बात करें, वॉशिंगटन DC, ओटावा, राइट, लंदन, पेरिस, रोम, जर्मनी की बर्लिन, उसके बाद जापान की टोक्यो, राइट। ये याद हो गई। तो ये G7 है। पहले ये G7 G8 कंट्रीज़ का होता था, यानी कि इसमें 8 कंट्रीज़ थी और ये इसमें 8वीं कंट्री थी रसिया। बट 2014 में जब रसिया ने जब क्रीमिया को कैप्चर कर लिया तो इन कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि इसे निकाल देते हैं, और ये काम इसने क्योंकि इलीगली किया है
तो इसको G7 कंट्रीज से इन्होंने ग्रुप से निकाल दिया, इसकी वजह से ये G8 कंट्रीज़ हो गई, राइट। अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप, G8 कंट्रीज थी until Russia was expelled from the group. But this is the most important, that G7 does not include some of the world's biggest economies such as China, Brazil and India. ये 3 कंट्रीज़, इनफैक्ट चाइना और इंडिया इसके समूह पे नहीं है, G7 के ग्रुप में मेंबर नहीं है, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, विद ओवर फिशिंग ग्रेट सी हॉर्सेस बोल्ड फ्रॉम कोरोमंडल। सी हॉर्सेस यानी कि अब सी हॉर्स एक फ़िश होती है, राइट, एक फ़िश होती है और ये ओशन में पाई जाती है। तो ओवर फिशिंग के कारण जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, अगर हम कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट ये है, राइट, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु। तो इन दोनों के जो कोस्ट लाइन है, इनको जो इन दोनों के कोस्ट लाइन के ऐड करने के बाद इसका नाम दिया जाता है कोरोमंडल कोस्ट, राइट। तो जो सी हॉर्सेस है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इतनी ओवर फिशिंग हो रही है कि ओवर फिशिंग होने के कारण इनको सी हॉर्सेस एकदम से थ्रेटेंड है, राइट, एकदम थ्रेटेंड हो गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं किधर की तरफ, इधर उड़ीसा पड़ता है और यहाँ पे एक लेक है, बहुत ही फेमस लेक है, रामसर साइड भी है, चिलिका लेक, राइट। तो इनका एग्जिस्टेंस, जो सी हॉर्सेस का एग्जिस्टेंस है, वो यहाँ पे खतरे में आया, राइट। तो इसी पे ये आर्टिकल ये आया है कि ओवर फिशिंग के कारण ग्रेट सी हॉर्सेस बोल्ड फ्रॉम, और जो ग्रेट सी हॉर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, कोरोमंडल से दूर हो जा रहे हैं। खैर अब देख सकते हैं कि उड़ीसा में जा रहे हैं, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में क्या है कि ओवर फिशिंग ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने लिए सेफ़ मान रहे हैं। पर थोड़ी सी बातें और करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले सी हॉर्सेस के बारे में जानते हैं थोड़ी सी बात। ये एक IUCN की रेड लिस्ट में है और ये वल्नरेबल स्पीसीज़ है, राइट। और दुनिया भर में 46 स्पीसीज़ पाई जाती हैं सी हॉर्सेस की, जिसमें से 12 पाई जाती हैं इंडो पैसिफिक में, और इन 12 में से इंडो पैसिफिक से 9 किस में पाई जाती हैं, इंडिया में पाई जाती हैं, राइट, इंडिया में पाई जाती हैं। और इनका जो हॉटस्पॉट है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सी ग्रासेस में, यानी कि जो ग्रासेस होती हैं वहाँ पे, मैंग्रोव्स और मैक्रोलॉजिकल बेड्स और कोरल रीफ्स में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा एक तरह से ऐसा भी लगा सकते हैं, जो मैंग्रोव्स हैं वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर हम साउथ में देखें तो यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मन्नार है, राइट, गल्फ़ ऑफ मन्नार है, हॉटस्पॉट है एक मैंग्रोव्स का। उसके बाद उड़ीसा पाया जाता है। तो यहाँ से शिफ्ट होके ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, राइट, गल्फ़ ऑफ मन्नार से, क्योंकि गल्फ़ ऑफ मन्नार में मैंग्रोव्स हैं, यानी कि इनके लिए रहने के लिए जगह तो है ही। पर गल्फ़ ऑफ मन्नार में क्या हो रही है, ओवर फिशिंग के कारण इनकी लाइफ थ्रेटेंड है, और जिसकी वजह से ये मूव कहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चिलिका लेक में। पर प्रॉब्लम एक और ये है कि सी हॉर्सेस जो होते हैं वो इतना फास्ट नहीं चल पाते हैं, यानी कि ये स्विमर नहीं है, एकदम स्विमर नहीं है जैसे फ़िश तैरती हैं या फिर कोई और एनिमल दौड़ता है जो सी एनिमल होता है, क्योंकि ये स्लो स्विमर है। तो इनके लिए करीब 2000-3000 किलोमीटर चलना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पे ये आया है। तो आगे देखते हैं कि ये माइग्रेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग माइग्रेशन हो जाएगा, और ये क्या है, एक लेस स्विमर है। सी हॉर्सेस आर पुअर स्विमर्स, राइट, ये पुअर स्विमर्स हैं, तो ये देखने वाली बात हो सकती है। खैर, these 9 species are distributed along the coast of 8 states and 5 union territories from गुजरात to उड़ीसा। और हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसकी वजह से मैंने इसको ऐड किया है, जो सी हॉर्सेस हैं वो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं पाए जाते हैं, राइट। एंड ये इन 2 आइलैंड्स पे सी हॉर्सेस नहीं पाए जाते हैं, और ये ऑप्शंस में पूछ सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप में क्या है, मैंग्रोव्स हैं। लक्षद्वीप में क्या है, मैंग्रोव्स हैं। तो एक तरह से पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि क्वेश्चन में पूछे कि मैंग्रोव्स हैं तो सी हॉर्सेस भी ज़रूर पाए जाते होंगे,
बट यहाँ पे सी हॉर्सेस पाए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडियन कोस्ट है ये क्या है, शैलो रीजन, शैलो है, राइट। बट अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो कोस्ट है वो क्या है, डीप कोस्ट है, राइट। तो ये शैलो डीप में शैलो कोस्ट में पाए जाते हैं, ना कि डीप कोस्ट में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। एनीवेज, और जो सी हॉर्सेस हैं उनमें वल्नरेबल इसलिए हैं क्योंकि इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बनाने के लिए इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। उसके बाद ऑर्नामेंटल फ़िश, राइट। ऑर्नामेंटल फ़िश यानी कि जो हम फ़िश किस में रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं, राइट, एक्वेरियम में रखते हैं। और इनका ट्रेड बहुत ही भयंकर तरीके से किया जा रहा है क्योंकि सब कोई अपने घर में क्या चाहता है, चमचमाती हुई मछलियाँ चाहता है, जिसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग हो रही है, राइट। तो ये एक तरह से ये भी थ्रेटेंड है। तो इनका यूज़ एक तो मेडिसिन से और फिर ऑर्नामेंटल फिश से क्या हो रहा है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये अबेंडेंट है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोरोमंडल कोस्ट मैंने बताया ये यहाँ पे पाई जाती हैं। और करीब 13 मिलियन एक साल में यहाँ पे पकड़ी जाती हैं मछलियाँ, 13 मिलियन, राइट। अब इनको कंजर्व करने की बात बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये इकोलॉजी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सी है, सी का हैबिटेट अलग है। और क्योंकि हम अभी पिछले न्यूज़ में देखा हमने कि जो चाइना है वो सी को लेके काफ़ी अवेयर हो गया है और वो रिसर्च पे रिसर्च किया जा रहा है कि हमारे सी में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बट एट द एंड जो चाइना का जो मेन फोकस है वो किस को लेके है, एक्सप्लॉइटेशन को लेके है, राइट, एक्सप्लॉइटेशन को लेके है, ठीक है। बट जो हमारा इंडिया का केस है, इसमें ये है कि हमारे देश में जितने भी फिशेज़ हैं उनको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट, बहुत ही ज़रूरी है। और गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक बे रीजन में ये पाए जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ टू द कंपेयर, और जो अभी मैंने बताया उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में कम है, जिसकी वजह से ये मूव कर रही है। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एक मोएडम्स एक न्यूज़ में आया है। जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जो आसाम मोएडम्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या और ये अचानक से ऐसे न्यूज़ में क्यों आ गया। इनफैक्ट जब ये कोई सीएम या फिर कोई पोस्ट कर देता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवेज, आसाम्स पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मोएडम्स आर मैडम्स have met all the technical requirements of UNESCO World Heritage Site, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा से। तो ये एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर है और इसमें ये कहा है इन्होंने कि ये सारे टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ये फुलफ़िल करती हैं। तो आप इसे क्या करिए, इस यूनेस्को इसे आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको प्रोवाइड करने से एक बेनिफिट ये होता है, यानी कि आप किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी साइट को आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, राइट। टूरिज़्म से क्या होगी, इकॉनमी बढ़ेगी, राइट, इकॉनमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। बट एट द एंड ये क्या एक साइकिल बन जाएगा जिसमें क्या होगा कि सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ईस्टर्न असम में एक डिस्ट्रिक्ट है चराइदियो, ये ईस्टर्न असम में डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 90 से ज़्यादा मैडम्स हैं, राइट। ये एक माउंट बरियल सिस्टम है जिसको अहोम्स डायनेस्टी थी जो ईस्टर्न असम में थी, जो असम का रीजन है आज के टाइम पे, वो 600 साल पहले थी वहाँ पे। तो उन्होंने ये बनाया था, राइट। ये इन्होंने कोई ब्रिटिशर्स नहीं बनाया, ये इन मैडम्स को अहोम्स के द्वारा बनाया गया था। बट अहोम्स कब गायब हो गए, जब 1820s में
ज़्यादा ईस्टर्न साइड में, क्योंकि बंगाल के रीजन में इनका ज़्यादा प्रभाव हो गया था, तो आसाम भी बंगाल के टाइम पे बंगाल में ही आता था। तो होम्स क्या हो गए, वहाँ से लड़ाई वड़ाई होके ये होम्स गायब हो गए थे, इनफैक्ट इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया था, राइट। तो ये इन्होंने बनाया था। एनीवेज, तो उन्होंने एक लेटर अटैच किया है डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर सेक्टर, जो कि हमारे जो परमानेंट मेंबर हैं, डेलीगेट हैं यूनेस्को में इंडिया के, उनका नाम है विशाल वी शर्मा। तो उन्होंने इनको भी मैसेज दिया है, इनको लेटर भेजा है कि आप भी कुछ मदद कीजिए, जिससे क्या हो मॉयडम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिल पाए, राइट। खैर, तो ये है मॉयडम्स, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत ही अच्छा है। ये करीब कितने 90 से ज़्यादा है मॉयडम्स वहाँ पे। अब लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। ये है आसाम, ये है चराडुई, ये इस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम रिमेनिंग देखें तो ये इसके बॉर्डर पे कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक। खैर, एक आसाम से था तो मैंने सोचा आसाम को ऐड कर दिया जाए। तो आसाम में पहले 5 नेशनल पार्क थे, राइट। आसाम में पहले 5 नेशनल पार्क्स थे, बट 2021 में और 2 और जुड़ गए थे, जिनका नाम था रायमोना नेशनल पार्क, उसके बाद दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो आप लोकेशन देख सकते हैं कि डिब्रू सिकोवा है, दिहांग पटकाई, काजीरंगा बहुत ही फेमस है। किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो की फेमस है। उसके बाद नामेरी, ओरांग, मानस ये किसके लिए फेमस है, डियर के, राइट, डियर के। उसके बाद रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क्स हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आसाम में बहुत सारे आसाम बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसका लोकेशन ऐसा है, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर हेड किससे मिले हैं, ईरान के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, राइट। ईरान के प्रेसिडेंट से मिले हैं। ये इब्राहिम रईसी हैं, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो ये इस तरह से इनका मिलना हुआ है कि बात ये हो जाती है कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर को लेके इतना हल्ला मचा हुआ है, और इस टाइम पे जो कि ईरान किसके द्वारा बैन किया गया है, ईरान के जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि ईरान चाहता था कि वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट करे, पर यूएस ने इसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, राइट, मिडिल ईस्ट कंट्री है। और मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है ऑयल, राइट, जिसकी वजह से ये बहुत ही रिच है। और ऑयल के रेट को ये क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में रेगुलेट करते हैं, राइट। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑयल इकोनॉमी है वो किसके बलबूते पे चलती है, वो मिडिल ईस्ट के बलबूते पे चलती है। पर मिडिल ईस्ट का रस यूएस से बनता नहीं है, राइट, यूएस से बनता नहीं है, क्योंकि इसकी आर्मी वगैरह यहाँ पे जाके कंट्रोल करती है। और इनफैक्ट ईरान में और इराक में इसने जो ऑयल फील्ड्स हैं ऑयल फील्ड्स पे इन्होंने कब्जा कर रखा है यूएस ने, और यूएस यहाँ से तेल निकाल रहा है। खैर, तो प्रॉब्लम ये आई थी कि ईरान टेस्ट करना चाहता था, पर यूएस नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि जो यूएस का डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट में वो कम हो जाएगा। अगर ईरान के पास अपना खुद का न्यूक्लियर हो जाएगा तो यूएस को तो फिर हालत ये ख़राब हो जाएगी कि मैं तो यहाँ इनके देश में जाके ऑयल नहीं निकाल पाऊँगा। तो इस वजह से उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। बट यूएन की जो एक एजेंसी है, ऑटोनॉमस एजेंसी है, जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को देखती है, जो भी इंटरनेशनल की, तो उसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में, ऑस्ट्रिया, राइट। ऑस्ट्रिया क्या है, एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है।
ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यूएन के द्वारा, जो 1957 में बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था, इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो भी रेगुलेशन हो, इनफैक्ट जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, किससे रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, यूरेनियम से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड, वो इनको रेगुलेट करे और देखे। तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं ईरान पे, पर ये इनका मिलना यूएस के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा बैकफुट पे लाने वाला है, क्योंकि ये ईरान को एक तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट देने जैसा है, अब एम्पावर करने जैसा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर के हेड हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। खैर, तो बस इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। खैर, ये ऑर्गेनाइजेशन याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1957 में। ये यूएन के तहत आता है और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया था? 1957 में किया गया था। खैर, अगली खबर है इंडिया से है, और हमारे 3 स्टेट में त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय में इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, बीजेपी जीत भी गई, उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ली, एक तरह अलायंस से, और 2 मेजॉरिटी से बना ली। बट एक सवाल ये रह गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर ट्राइब्स हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मेन लैंड से या फिर मेन इंडिया से कहीं ना कहीं वो अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं। तो मान लीजिए कि वोटिंग तो उन्होंने कर दी, पर अभी भी ये जो ट्राइब्स हैं वो आइडेंटिटी के लिए लड़ रही हैं, राइट? दे आर फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी। तो उसी ट्राइब में एक ट्राइब है ब्रू, राइट? ये कहाँ पाई जाती है? ये त्रिपुरा में पाई जाती है, मेजॉरली ये त्रिपुरा में पाई जाती है, और त्रिपुरा और मिज़ोरम में पाई जाती है, राइट? तो दोनों जगह चुनाव हुए, तो सरकार ने कोशिश ये की थी कि इन दोनों इस ट्राइब को मेन आइडेंटिटी में फ्रेंचाइजी दी जाए। तो इन्होंने वोट दिया, और ब्रू कम्युनिटी ने पहली बार फर्स्ट टाइम वोट डाला है, और ये काफ़ी अच्छा फील भी कर रहे थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाई थी वो सही भी हो रही थी। तो ब्रू के बारे में हम जानें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में भी पाई जाती है। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये एक वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया जाता है, और इन पर काफ़ी सारी ये लड़ाई भी करते रहते हैं और लोगों के साथ, राइट? तो 1997 में एथनिक क्लैशेज हुए थे, जिसकी वजह से 37,000 ब्लू, राइट, 37,000 ब्रूज ये भाग गए थे। कहाँ पे? मामित में, कोशलासिब में और लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में, मिज़ोरम में। उसके बाद यहाँ पे रिलीफ कैंप लगवाए गए थे त्रिपुरा में। तो जो पहले की जो ट्राइब थी वो रिलीफ कैंप में रहती थी, अब तक रिलीफ कैंप में रहती थी, राइट? अब तक ये रिलीफ कैंप में रहते थे, और ये जॉइंट वेंचर था जिसमें स्टेट भी मदद, दोनों स्टेट्स के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये रिलीफ कैंप लगाया गया था, जहाँ पे ये रह रहे थे। उसके बाद अगर हम टाइमलाइन में आगे बढ़ें तो 5,000 लोग तो वापस मिज़ोरम में चले गए, राइट? उसके बाद 32,000 कहाँ रह गए? नॉर्थ त्रिपुरा में रिलीफ कैंप में रहने लगे, राइट? ये आप देख सकते हैं नॉर्थ त्रिपुरा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ त्रिपुरा। यहाँ के कैंप में, रिलीफ कैंप में जो बनाया गया था वो रहने लगे थे, राइट? रहने लगे। उसके बाद 2018 में मिज़ोरम की सरकार ने और सेंटर ने मिलके कहा कि इनको हम घर दिलाएंगे, द कैंप रेजिडेंट सेड दैट द एग्रीमेंट डिड नॉट गारंटी देयर सेफ्टी इन मिज़ोरम। खैर, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने
ब्रू ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ब्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर ने, उन्होंने मिलके एक सेटलमेंट किया। सेटलमेंट में ये था कि सभी फैमिलीज़ को 4 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट दी जाएगी, फ्री राशन दिया जाएगा और मंथली खर्चा 5,000 का दिया जाएगा 2 सालों के लिए, राइट। इन एडिशन घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बट ये तो बैकग्राउंड है, आते हैं पहली खबर, इस पे आते हैं मेन पॉइंट पे। तो सरकार ने तो कह दिया कि हम ये देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे इन्होंने एक ही जो एग्रीमेंट के तहत था, उन्होंने सिर्फ एक ही फुलफ़िल किया जो सरकार ने मिलके, वो था वोटिंग का। सरकार ने सिर्फ वोटिंग का फुलफ़िल किया, बट न 4 लाख रुपए दिए इसने, सरकार ने न 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट दिया। फ्री राशन मिल रहा है, बट 5,000 का जो स्टिपेंड है, 5,000 का स्टिपेंड है, वो भी सरकार ने नहीं दिया। और इसी के लिए ब्रू कम्युनिटी के लोग आज भी अपने आप को एक तरह से बैकवर्ड समझते हैं और इनफैक्ट सरकार के भरोसे हैं, और वो अपने रिलीफ कैंप में ही अपनी गुजारा करने को मजबूर है, राइट, गुजारा करने को मजबूर है। और जो सरकार के द्वारा 1.5 लाख के घर बनाने के लिए बोला गया था, वो भी सरकार ने फुलफ़िल नहीं किया है, राइट। तो इनका कहना है, ब्रू इनफैक्ट कहना है, एक रिसर्च की गई थी लोक नीति के द्वारा, एक ग्रुप है, NGO है, उसके द्वारा किया गया था। तो वहाँ के लोग भी अभी भी तरस रहे हैं। तो याद रखने वाली बात ये है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात ये है कि जो ब्रू कम्युनिटी है वो मेजॉरली ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। और स्टेट्स कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा, मिज़ोरम और आसाम में कुछ, ठीक है। त्रिपुरा से ये इनफैक्ट जो मिज़ोरम से जो जाते थे वो माइग्रेट होके यहाँ पे गए, एथनिक क्लैशेस के द्वारा यहाँ पे गए, तो यहाँ पे इनकी कम्युनिटी, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए थे, राइट। तो ये रखने वाली बात है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोग मुझे जान सकें, और जो मेरी मेहनत है उसको आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के न्यूज़पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।